A very warm welcome, dear students. Welcome to the second lecture on the MCQ part. मैं तुमको 1 मार्क के MCQ सिखा रहा था और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम लोग 2021 पूरा कंप्लीट कर चुके थे. अब हम लोग 2020 से स्टार्ट करेंगे और मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि 1 मार्क के MCQs करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कोई वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मैं बता देता हूँ कि जो 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स वाले और 1 मार्क वाले, वो सब उनमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उसमें मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है. बाकी थ्रू आउट द पेपर यू विल गेट ऑप्शंस, बट इस पार्ट में तुमको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो ये तुमको एकदम संभाल के रहना पड़ेगा. राइट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक इन दिस. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक बात बताता हूँ तुमको. MCQ कहाँ से करने हैं. पहले तो गवर्नमेंट बुक के सारे MCQs करने हैं, ओके. और उसके लिए मेरे चैनल पे मैंने HSC एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मैंने दिए हुए हैं. सेकंड, तुमको क्वेश्चन बैंक के MCQs करने हैं और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है जिसका नाम है फिजिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस. तो वो मैंने पूरे वीडियोस बनाए क्वेश्चन बैंक के ऊपर. और ऑफ कोर्स अब हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं. 2021 फर्स्ट वीडियो में हो चुका और काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ 2020 के लिए. स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखो क्वेश्चन क्या है. इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड by keeping the potential difference across the wire same, ऐसा लिख, by keeping constant potential difference across the wire, okay, then what will happen to the null point. तो एकदम ध्यान से समझो. कोई भी सेल हो ना बच्चों, तो उसका समझो ये कोई सेल है जिसका बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो हम क्या लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू के L1. लेट अस से कोई सेल है E1 जिसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर पे, तो हम क्या लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू के टाइम्स L1 वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. अब देखो E1 सेल तो वही है, राइट, और के को क्या लिखने का, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, इनटू लेंथ, इनटू बैलेंसिंग लेंथ L1. ठीक है, तो याद रखना L1 बैलेंसिंग लेंथ है. अब इस क्वेश्चन में सेल तो वही है, उसी को बैलेंस कर रहे हो तुम. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कांस्टेंट रखने को बोला है, तो ये कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट. तो क्या मिलेगा तुमको, L1 अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. करेक्ट है. या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. मतलब अगर लेंथ ऑफ, इन अदर वर्ड्स ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंसिंग लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. अब अगर देखो ध्यान से, तो लेंथ ऑफ द वायर के साथ क्या किया गया, देखो लेंथ ऑफ द वायर को बढ़ाया गया. अगर लेंथ ऑफ द वायर को बढ़ाया जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा, या इन अदर वर्ड्स नल पॉइंट अब तुमको ज़्यादा दूर मिलेगा, नल पॉइंट और ज़्यादा दूर मिलेगा. इन अदर वर्ड्स नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट ए लार्जर डिस्टेंस. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. If a coil of metal wire is kept stationary in a uniform magnetic field, then देखो कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो है, तो फ्लक्स तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रखा है कॉइल को, राइट. और तुमको मालूम होगा फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है, whenever there is a change in the magnetic flux EMF is induced. क्योंकि तुम्हारे केस में फ्लक्स तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो फ्लक्स बदल नहीं रहा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि EMF विल नॉट बी इंड्यूस्ड. ना तो EMF इंड्यूस्ड होगा ना तो करंट. तो आंसर है नाइदर EMF नॉर करंट इज इंड्यूस्ड. ये आंसर है तुम्हारा, नाइदर EMF नॉर करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, राइट. याद रखना. थर्ड क्वेश्चन, इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स मूव विथ. ध्यान से देखो, समझो कोई फैन है, ओके, और ये फैन की हैंड्स ऑफ अ फैन, ओके, ठीक है, ओके, 3 ही बना लेते हैं. चलो समझो इस फैन पे मैं कोई 2 पॉइंट ले लूँ, ए और बी, आगे पीछे ले लेता हूँ, ये ए और ये बी है. तो होगा क्या, ए भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा जब फैन घूमेगा और बी भी. लेकिन ध्यान से देखो दोनों की रेडियस अलग होगी, राइट. तुम लोग शायद जानते होगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय कैपिटल टी. ध्यान से सुनना, क्योंकि ए और बी, देखो ए और बी ना, उनको सेम टाइम लगेगा एक राउंड मारने को. मतलब कैपिटल टी सारे पार्टिकल्स का सेम होता है, कैपिटल टी सेम होगा तो ओमेगा भी सेम होगा. फॉर एग्जांपल अर्थ रिजिड है ना, देखो हम सब अर्थ पे रहते हैं, जितना टाइम मुझे लगता है एक राउंड मारने के लिए उतना ही टाइम किसी और कंट्री के आदमी को भी लगता होगा. तो टी तो सबका सेम है, तो ओमेगा भी सेम है. लेकिन
रेडियस देखो अलग अलग है, रेडियस ऑफ सर्कल अलग अलग है, और तुम लोग जानते होगे v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर r अलग अलग होगा तो v भी अलग अलग होगा। ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन v अलग है, मतलब लीनियर वेलोसिटी अलग है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर है ना, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज एंड सेम एंगुलर वेलोसिटीज, तो ये आंसर होगा। राइट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। एक स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड एट वन एंड है एंड फ्री एट द अदर एंड है। यहाँ पे बहुत चांसेस है कि एक बच्चा फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसको स्ट्रिंग मानेगा तो ये सोचेगा मन में कि अच्छा दोनों तरफ फिक्स्ड है, लेकिन ना, यहाँ पे साफ साफ बोला गया बच्चों कि स्ट्रिंग फिक्स तो है लेकिन सिर्फ एक एंड पे और उसका दूसरा एंड फ्री है। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, देखो कुछ ऐसा सिचुएशन है, स्ट्रिंग एक तरफ तो फिक्स्ड है लेकिन एक तरफ खाली खुला हुआ है, वो कुछ नहीं है, दोनों तरफ फिक्स नहीं है। तो ये पॉइंट तो हिल ही नहीं सकता, तो ये तो नोड बनेगा और ये तो एंटी नोड बनेगा क्योंकि इसको मैक्सिमम लिबर्टी है वाइब्रेट होने की। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा बाय 4। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, और देखो यहाँ पे एक नोड बन सकता है, यहाँ पे एक नोड बन सकता है, यहाँ पे तो एंटी नोड बनना पक्का है, ओके, और बीच में और एक एंटी नोड बन सकता है। इन अदर वर्ड्स कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, लेकिन हाँ आप वेव थोड़ा छोटा होगा अब ऐसे। आई होप यू कैन सी दैट। नहीं ये एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये सही नहीं बनाया मैंने ये, एक मिनट। एंटी नोड पे जीरो थोड़ी होगा डिस्प्लेसमेंट, रुको ऐसे होगा डायग्राम, रुको बना रहा हूँ, ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम, राइट ऐसे। और अब है ना तुम्हारा लेंथ क्या होगा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4 होगा, 3 लैम्डा बाय 4। इस डायग्राम में ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ बन सकता है। एक बात पक्की है कि क्लोज्ड एंड जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, नोड, और जो ओपन एंड है यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, राइट। तो ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और मेरे ख्याल से अब तुम्हारा डिस्टेंस होगा 5 लैम्डा बाय 4। मतलब हमेशा तुम्हारा लेंथ क्या होगा, तुम्हारा लेंथ होगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4, या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये क्वेश्चन एकदम बाउंसर था, मतलब बच्चे लोगों को क्या लगेगा कि पढ़ेंगे ही नहीं क्वेश्चन, वो पढ़ेंगे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, पढ़ेंगे नहीं, उनको स्ट्रिंग दिख गया तो बस वो मान लेंगे कि दोनों एंड पे फिक्स्ड है। बट याद रखना ये प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है, एक एंड पे फिक्स्ड है, एक एंड पे ओपन है। आगे बढ़ते हैं। अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग ब्लू लाइट इंसिडेंट ऑन अ नैरो स्लिट। इफ ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट देन व्हाट विल हैपन। देखो समझो ना, मैं सेंट्रल ब्राइट बैंड की बात करता हूँ, तुम मालूम है ना डाइफ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है। तो अगर मैं सेंट्रल ब्राइट बैंड की बात करूँ या सेंट्रल मैक्सिमा की ही बात कर लूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाट, 2 लैम्डा डी बाई डी। तुम कर क्या रहे हो, तुम ब्लू के जगह पे रेड डाल रहे हो। ब्लू के जगह पे रेड डालने का मतलब जानते हो, ब्लू के जगह पे रेड डालने का मतलब है तुम लैम्डा को बढ़ा रहे हो, और अगर लैम्डा को बढ़ाओगे तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा भी बढ़ेगा। इन अदर वर्ड सारे बैंड्स का विड्थ बढ़ेगा, ओके। तो बैंड्स विल बिकम ब्रॉडर, ब्रॉडर। ब्लू के जगह रेड मतलब लैम्डा बढ़ाना, लैम्डा बढ़ाना मतलब विड्थ बढ़ेगा, राइट। तो आंसर है बिकम्स ब्रॉडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 ड्रॉपलेट्स कोएलेसेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। जब एक ड्रॉप को बहुत सारे ड्रॉप्स में तोड़ना है ना, तो तुमको काम करना पड़ता है उसके लिए। इफ़ यू वांट टू ब्रेक वन ड्रॉप इनटू मेनी ड्रॉप्स, तो उसके लिए तुमको काम करना पड़ता है। लेकिन जब बहुत सारे ड्रॉप्स मर्ज होकर एक ड्रॉप बनेंगे ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। 1 to many क्या होगा बच्चों, एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन many to 1 तो एनर्जी मिलता है। मैं समझा भी देता हूँ, देखो वर्क डन का फॉर्मूला अगर तुम याद रखो, T इंटू ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल। अब क्या होता है, तुम्हारा फाइनल एरिया कम हो जाता है क्योंकि एक ही ड्रॉप बन गया ना बहुत ड्रॉप से, तो फाइनल एरिया कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये AF AI से कम हो गया तो आंसर नेगेटिव आएगा वर्क डन का, मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, लिबरेटेड। तो ये आंसर आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से कहाँ तक जंप मारी, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 पाई,
है ना। इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी थर्ड से फर्स्ट, तो चेंज कैसे निकालोगे, L3 माइनस L1, L इन एनी ऑर्बिट इज NH अपॉन 2 पाई, तो L3 कैसे निकालोगे, 3H अपॉन 2 पाई माइनस 1H अपॉन 2 पाई, करेक्ट है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2H अपॉन 2 पाई या सिंपली H अपॉन पाई, सिंपली H अपॉन पाई। H की वैल्यू क्या होती है बच्चों, H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 और पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 3.14। तो अगर 6 को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 2.11 इंटू 10 पावर माइनस 34, यही कुछ होगा आंसर जूल सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आंसर बी होगा। तो चलो बच्चों, बहुत खुशी की बात है, हमने 2020 के शायद सब कुछ कर लिए। अब नंबर आया 2019 का, तो 2019 के सम्स भी देख लेते हैं, राइट। लेट अस स्टार्ट। When a sparingly soluble substance like alcohol is dissolved in water, surface tension of water। तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग जानते हैं। देखो 3 टाइप की इम्प्यूरिटी ऐड की जा सकती है। एक तो सोल्यूबल जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक, है ना, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ता है। दूसरा क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब पूरी तरह से, मतलब थोड़ा बहुत डिजॉल्व हो गया, ऐसे स्पेरिंगली सोल्यूबल, लाइक एल्कोहल एग्जांपल दिया है। तो याद रखना बच्चों, सरफेस टेंशन घटता है, और इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटी डालोगे ना तो भी सरफेस टेंशन घटता है, ओके, सरफेस टेंशन घटता है। तो यही 3 सिचुएशन हो सकते थे। तुम्हारे केस में सरफेस टेंशन कम होगा, डिक्रीजेस, तो योर आंसर इज डिक्रीजेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, okay, radius capital R, placed in a medium of permittivity epsilon at distance r from the center of the sphere in terms of sigma। मतलब तुमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है स्पीयर के बाहर। मैं तुमको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर है, क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो बच्चों, तुमको आंसर सिग्मा के टर्म्स में देना है, तो याद रखना सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज नथिंग बट, समझो एक स्पीयर है ऐसे और इसके ऊपर चार्ज है पूरे, और लेटर से स्पीयर का इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। गड़बड़ मत करना, ये आर क्या है, रेडियस, और ये आर क्या है, डिस्टेंस। छोटा आर डिस्टेंस है, बड़ा आर रेडियस है। तो देखो मैं क्यू के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्यू के जगह पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्यू के जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय छोटा आर स्क्वायर। 4 पाई गया और आंसर आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बड़ा आर अपॉन छोटा आर द होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया। जो सोच रहे हैं सर आप एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो और ऑप्शन में खाली एप्सिलॉन लिखा है, मैं उनको बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर मीडियम एयर के अलावा कुछ और होती है ना तो एप्सिलॉन लिखते हैं, तो इसमें एप्सिलॉन लिख लो। अगर एयर होगी तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेना। मतलब अभी तुम्हारा आंसर क्या है, अभी तुम्हारा आंसर ए है, ए है, राइट, ए इज द आंसर। चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वेवलेंथ है 10 पावर माइनस 10 मीटर, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, ओके। द वेवलेंथ ऑफ 0.6, मतलब 2 बार काइनेटिक एनर्जी, ये ke1 है, ke2 कितना दिया है देखो बच्चों, ke2 दिया हुआ है 0.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तुमको λ1 दिया और λ2 पूछा है, राइट। तो मैं तुमको बता देता हूँ बच्चों, एक फॉर्मूला है लैम्बडा का, आई विल टेल यू द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है लैम्बडा का, तुम बुक देख लेना, तुमको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। h कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लिखा जा सकता है लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ke। अगर तुम रेशियो लोगे ना बच्चों तो क्या आएगा देखो, λ2 बाय λ1 विल बी इक्वल टू, इन्वर्सली है ना तो इधर उल्टा आएगा, ke रूट ऑफ ke1 बाय ke2, ke1 बाय ke2, रूट ऑफ ke1 बाय ke2। तो λ2 अपॉन
चलो ना इसको एंगस्ट्रॉन्ग ही रहने दो, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, इसको 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ क्योंकि फाइनल आंसर भी एंगस्ट्रॉन्ग में, राइट। तो λ2/1 इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट, 150/600। तो ये 1 ज़ा 4 ज़ा, और अगर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा हाफ। तो हाफ मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग। तो मेरे ख्याल से हमारे पास ऑलरेडी 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग का ऑप्शन है, तो आंसर विल बी ए। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो यूसीएम है ना, यूसीएम का स्पेशलिटी है कि ओमेगा कांस्टेंट होता है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज व्हाट, कांस्टेंट। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स उसकी डेरिवेटिव जीरो होगी, राइट, अल्फा जीरो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा, अगर अल्फा जीरो तो डेफिनेटली ए टी भी जीरो। तो याद रखना बच्चों, इन यूसीएम देर इज ओनली वन एक्सेलरेशन। इन यूसीएम ओनली विच एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होता यूसीएम में, राइट। ओके, सो दैट इज द ओनली एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेम द लॉजिक गेट विच जनरेट्स हाई आउटपुट व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। मतलब दोनों में से कोई भी वन होगा ना, देखो मतलब ए और बी में से दोनों भी कोई वन होगा, एटलीस्ट वन, दोनों वन है तो बहुत अच्छी बात है। देखो कम से कम एक हाई होना चाहिए, मतलब 0 0 पे कुछ नहीं आएगा, आंसर 0 आएगा, और 0 1 पे 1 आना चाहिए, 1 0 पे भी 1 आना चाहिए, और 1 1 पे भी 1 आना चाहिए। अगर तुमको लॉजिक गेट्स पता है तो तुमको सीधा सीधा मालूम है ये क्या है, ऐड करो, देखो 1 आ रहा है तीनों में, तो ये कौन सा गेट है, दिस इज नथिंग बट ऑर गेट, दिस इज नथिंग बट विच गेट, ऑर गेट, ऑर गेट। ओके, सो बच्चों आई थिंक रेस्ट ऑफ द वीडियो आई विल मेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thanks for watching the video and do subscribe the channel if you like the video. Thank you so much.